सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो नीचे जो आपको कंडीशन दी है उसके हिसाब से आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है, फिर उनके सोल्यूशन निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? ग्राफिकली, यानी ग्राफ बनाकर उसके सोल्यूशन निकालने हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो इसमें क्या क्या डाटा हमको दिया है? पहले तो ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10 के जो कि मैथमेटिक्स की क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं। इन 10 स्टूडेंट में से कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को ऐड कर दें तो ये आपके 10 आएंगे, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट हैं। एक और चीज़ हमको दिया है, नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी जितने बॉय हैं उनसे 4 ज़्यादा गर्ल्स हैं। यानी अगर बॉय मान लो बी है तो इसमें 4 और जोड़ दो तो आपकी ये नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इक्वेशन बनानी, फिर ग्राफ बना के इसको सॉल्व करना है। अब नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स को हम कुछ एज्यूम कर लेंगे, कोई वेरिएबल मान लेंगे। तो आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने एक्स मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई मान लिया। देन द इक्वेशंस फॉर्म्ड आर। तो अब हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। पहले तो हमको टोटल दिया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स, इनको ऐड कर लोगे तो आपका 10 आ जाएगा। दूसरा दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, जो कि हमने वाई माना है, ये बराबर है किसके? नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। नंबर ऑफ बॉयज़ आपके एक्स हैं, इसमें हम 4 ऐड कर दें तो आपका वाई आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के दो सोल्यूशंस निकाल लेंगे, यानी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही इसके सोल्यूशंस होते हैं। क्योंकि लिखा क्या है, देखो, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, तो एक्स और वाई की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होगी, उसी को जो हम ऐड करेंगे तो 10 आएगा। जैसे मान लो x को हम 1 मान लेते हैं और y को 7, तो 1 + 7 आपका 10 के बराबर नहीं होता, यानी 1 और 7 x और y की वैल्यू नहीं हो सकती। x और y की वैल्यू ऐसी रखेंगे कि इक्वल टू 10 आ जाए। जैसे मान लो इसको 2 मान लिया, इसको 8 मान लिया, तो 2 + 8 आपका 10 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आपने क्लास 9 तो पढ़ा ही होगा कि एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ अपने से मान लेते हैं, दूसरी इक्वेशन की रिलेशन से हम निकाल लेते हैं। तो उसको हम टेबल बनाकर करते हैं। तो आप पहले लिखोगे स्टेटमेंट, 2 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर। अब यहाँ पर इस तरह से छोटा सा टेबल बना लेंगे। इधर हमको x लिख देना है, इधर y लिख देना है, यानी x के सामने x की वैल्यू रखेंगे और y के सामने y की वैल्यू रखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, किसी एक वेरिएबल को हम कुछ मान लेंगे, जैसे मान लो x को हमने कुछ मान लिया तो उसके हिसाब से y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको 2 तरीके से किया जाता है, जैसे मान लो यहाँ x और y लिख दिया जाता है, या फिर एक तरीका ये होता है कि x तो ऐसे ही रखेंगे, y का जो रिलेशन है वो हम निकाल लेंगे। देखो, पहली वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करें, x + y = 10, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 10 - x। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं y = 10 - x। तो मैं इसी तरह से लिखता हूँ, इसी तरह मैं करा देता हूँ। एनसीईआरटी में भी आपको इसी तरह से मिल जाएगा, यानी x और y की वैल्यू निकाल ले हैं, लेकिन क्योंकि x अपने से पुट कर रहे हैं और y का जो है रिलेशन से वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू उसके अंदर रख के, तो y किसके बराबर है इक्वेशन से वो हमने निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे, x अपने से मान लेंगे तो उसके हिसाब से y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर x आप क्या रखोगे? कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ 0 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आएगी? y क्या है? 10 - x। x क्या है? 0 है, 10 - 0 यानी 10 आ जाएगा। अब यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। x आपका 0 आ रहा है, y 10 आ रहा है, यानी 0, 10 जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो y की वैल्यू 10 है, यानी आपको जो y एक्सिस बनानी पड़ेगी वो काफ़ी लंबी बनानी पड़ेगी, 10 तक आपको लाइन खींचना पड़ेगा। तो बेस्ट तो यही है कि ग्राफ हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा ना बने, उसके लिए हमको छोटी वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो हम 0 ना रख के कुछ और पुट कर देते हैं। चलो हम यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं, तो y क्या आ जाएगा? 10 - 3 आपका 7 होता है। अब एक वैल्यू और पुट करना है x की, 4 पुट कर सकते हो, 5, 6, कुछ भी पुट कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पर 4 ना रख के 5 एक छोड़ कर रख देते हैं, क्योंकि पॉइंट से थोड़ा सा दूर आ जाएंगे जो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो y आपका क्या आ जाएगा? 10 - x यानी 5, आपका ये 5 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी आपको टेबल बना लेना है। x रखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, लेकिन दूसरी वाली इक्वेशन में y किसके बराबर है? x + 4 के। तो x की वैल्यू अपने से मान लो। अब देखो, यहाँ पर x अगर हम 0 मान लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 + 4 आपका 4 आएगा, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं आ रही है, तो ठीक है, मान सकते हैं। अब दूसरी वैल्यू 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। लेकिन आप देख रहे हो कि जितनी बड़ी हम वैल्यू मानेंगे उसी में 4 ऐड होगा तो y की वैल्यू आएगी। तो चलो एक छोड़ कर हम 2 मान लेते हैं, तो y आपका 6 आ जाएगा। अब देखो, दोनों इक्वेशन से 2 पॉइंट हमको मिल गए। हर इक्वेशन के जो पॉइंट है उनको प्लॉट करके हमको कनेक्ट कर देना है, तो एक लाइन बन जाएगी। ध्यान है, उसी इक्वेशन के जो पॉइंट्स है वही आपस में कनेक्ट होंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको हम। तो इस तरीके से आपको x और y एक्सिस बना लेनी है, उसमें इस तरह से नंबर्स आपको लिख लेने हैं। अब पहली वाली इक्वेशन से जो वैल्यूज़ हमको मिली थी उसको मैं साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ।
एक तो आपको मिली थी 3,7, यानी हमने x को 3 रखा था तो y हमारा 7 आ रहा था, और दूसरी वैल्यू मिली थी 5,5, ये पहली इक्वेशन से था तो पहले इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। 3,7, x एक्सिस पे 3 यहाँ पर है और y 7, यानी ये वाला पॉइंट हमारा आ गया, तो ये है हमारा 3,7। और फिर दूसरा है 5,5, तो x एक्सिस पे 5 यहाँ है, y पे 5 यहाँ है, ये दोनों जहाँ मिलेंगे यानी ये वाले पॉइंट पे, यही आपका 5,5 होगा। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन के ये दोनों पॉइंट्स थे हमारे, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आए थे, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ज्वाइन कर लिया। अब दूसरी वाली इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, 0,4 और 2,6। इसको प्लॉट कर लेते हैं। 0,4 यानी ये y एक्सिस पे चलेगा, ये रहा हमारा 0,4, और दूसरा 2,6 यानी x पे 2 चलेंगे और y पे 6 यहाँ आके मिलेगा, तो ये हमारा 2,6 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को भी कनेक्ट कर लेंगे, तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर आप देखो कि दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही हैं। ये वाला पॉइंट है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, यानी ये जो 3,7 वाला पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई करता है। तो ऐसे ही पॉइंट हमको ढूंढना होता है जो दोनों लाइन पे लाई करे, या सिंपल ऐसे समझ सकते हो दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वही जो पॉइंट होगा वही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया और हमको कोऑर्डिनेट भी मिल गए इंटरसेक्शन वाले, यानी 3,7, यानी x की वैल्यू 3 है और y हमारा 7 है। तो x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी 7 है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। हमने देखा था दोनों का जो सम है वो 10 है, यानी 3 + 7 आपका 10 आ जाएगा। और ये भी देखा था नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, बॉयज़ आपके 3 हैं, इसमें हम 4 ऐड कर देंगे तो आपका 7 आ जाएगा, यही आपके नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो आप लिख दोगे नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल 7। तो ये हमको फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर आ गया, तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन इनकी टोटल जो कॉस्ट होगी वो 50 रुपये है, यानी अगर आपको 5 पेंसिल और 7 पेन लेना है तो 50 रुपये की ये मिलेगी। वहीं 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट है टोटल वो 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, तो एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट आपको बतानी है। तो यहाँ भी हम उसी तरह से करेंगे, एक पेंसिल की कॉस्ट को x मान लेते हैं और एक पेन की कॉस्ट को y मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y, देन द इक्वेशंस फॉर्म्ड आर। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल कॉस्ट को हमने x माना है तो 5 पेंसिल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5x, प्लस 7 पेन की कॉस्ट तो 7 और एक पेन की कॉस्ट y है तो 7y हो गया। इन दोनों की कॉस्ट का टोटल कर लें तो ये आपके 50 रुपीज़ के बराबर होगा, तो ये 50 के इक्वल हो गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 7 पेंसिल्स यानी 7x प्लस 5 पेन्स 5y इक्वल, ये टुगेदर कितना कॉस्ट कर रहा है 46, तो 46 हो गया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस निकालने हैं, उसके लिए हम टेबल बनाएंगे। आप लिखोगे 2 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर। अब यहाँ पर हम x लिख देते हैं, नीचे चाहे तो आप सिर्फ y लिख दो, या y का x के साथ क्या रिलेशन है वो पूरा रिलेशन लिख दो। उसके लिए आपको थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वाले को अगर हम सॉल्व करें तो देखो 5x प्लस 7y है, 5x उधर चला जाएगा तो ये 7y इक्वल आपका 50 माइनस 5x हो जाएगा, और ये 7 आके यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो y का रिलेशन आपको x के साथ मिल गया। तो y इक्वल 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब x की वैल्यू अपने हिसाब से जो चाहे रख सकते हो, तो आप कहोगे कि हम चलो x को 0 मान लेते हैं। तो अगर x को हम यहाँ 0 मान लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 5x, x की यहाँ 0 रख दो तो आपका ये y की वैल्यू 50/7 आएगी। अब ध्यान रखना, हम इस बात की पूरी कोशिश रखते हैं कि एक होल नंबर आए दोनों की वैल्यूज़ में, यानी x तो चलो अपने से ही मानेंगे, y की जो वैल्यू आए वो एक होल नंबर हो, क्योंकि डेसिमल वाले नंबर में एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, वो चलता चला गया, तो फिर प्लॉट करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू रखें x की कि y हमारा एक होल नंबर आ जाए। देखो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अपनी आसानी के लिए कि हम आसानी से प्लॉट कर सकें, ये काम हम करते हैं कि होल नंबर आए तो बेस्ट है। अब रफ में आप रख के वैल्यूज़ चेक कर सकते हो। अगर मान लो हम 1 रख दे तो क्या होगा, तो ये 45/7 आ जाएगा, अभी भी काम नहीं बना। 2 रख दो तो ये 40/7 आ जाएगा। अगर 3 रख दें तो 5 3 15, और 50 में से 15 चला गया तो 35 आ गया, और 35/7 7 5 35, अब होल नंबर आ गया ना। तो बस इसी तरह रफ में आपको चेक कर लेना। x की वैल्यू हम यहाँ पर 3 रख देंगे तो y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। इसी तरीके से और x की वैल्यूज़ आप रख के चेक करो कि कहाँ पर आपको होल नंबर मिलता है। तो आप देखोगे अगर x की वैल्यू हम 10 रख दें तो आपका 50 और 5 10 50 हो जाएगा, तो 50 माइनस 50/7 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी।
तो यहाँ पर हमने 10 रख दिया और y हमारा 0 आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि y की वैल्यू कुछ मान लो, उससे x की वैल्यू निकल आए। देखो ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। अब जैसे मैंने आपको ये कहा ना कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से करते जाओगे तो 10 वाले पे आपको मिलेगा कि y आपका 0 आ रहा है। लेकिन अगर मुझे करना हो तो मैं इतना लंबा ट्राई नहीं करूंगा। मुझे सिंपल लग रहा है कि 50 - 5 और 50 और 5 यानी 50 5 का मल्टीपल है, 5 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा अगर y को हम 0 रख दें। ये चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी। तो क्या हो जाएगा 50 - 5x/7, ये 7 उधर चलाएगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर आपकी इक्वेशन 50 = 5x आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो ये मैंने उल्टा रिवर्स करके आइडिया लगा लिया कि हाँ क्या वैल्यू रखनी है। नहीं समझ पा रहे हो तो एक एक वैल्यू रफ में चेक कर लेना। अब दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी हम इसी तरह से कर लेंगे। x लिख दिया और इसको सॉल्व करो तो 5y = 46 - 7x हो जाएगा। 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से हट जाएगा। तो y का रिलेशन x के साथ क्या आ गया 46 - 7x/5। अब यहाँ भी उसी तरह से कर लो, एक नंबर रख के चेक कर लो। अगर 1 रखेंगे, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये 46 - 7x है। यहाँ पर हम क्या रखें कि ये रिलेशन ऐसा आ जाए जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तभी हमको एक होल नंबर मिलेगा। तो अगर 1 रखेंगे तो ये हमारा 46 - 7 आपका 39 आ जाएगा। 39 5 से डिवाइड होगा नहीं, इसीलिए 1 नहीं रखेंगे। 2 रख दो, 7 2 14, तो 46 - 14 तो आपका ये 32 हो गया। अभी भी ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 रख दें तो 46 - 7 3 21, तो ये आपका 25 आ जाएगा। 25 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो बस एक वैल्यू x की हम 3 रख देते हैं, तो y की वैल्यू 25/5 यानी ये 5 आ जाएगी। इसको आप रफ में सॉल्व कर लेना। इसी तरह से करते जाओगे तो आपको एक वैल्यू और मिलेगी x = 8 पे। तो 46 - 7 8 56, 46 - 56 आपका -10 आ जाएगा। ये 5 से डिवाइड होगा तो -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 8 रखेंगे तो y हमारा -2 आ जाएगा। अब दो सोल्यूशन इन दोनों के मिल गए। तो पहली वाली इक्वेशन से जो x और y की दो वैल्यूज आई हैं उनसे पॉइंट्स हम मार्क कर लेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे, लाइन मिल जाएगी, जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था। चलिए कर लेते हैं। अब पहली वाली इक्वेशन के लिए जो दो कोऑर्डिनेट्स हमको मिले थे वो आपके कौन से थे 3, 5 और 10, 0। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। x एक्सिस पे 3 चलना है, y पे 5 चलना है, तो आपका ये पॉइंट मिलेगा। ये आपका 3, 5 हो गया। 10, 0 यानी x एक्सिस पे 10 चलना है, y पे बिल्कुल 0 चलना है, तो ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ पर x 10 है और y आपका 0 है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे हम इस तरह से। दूसरी इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे वो आपका 3, 5 और 8, -2 है। तो 3, 5 तो ऑलरेडी प्लॉट है हमारा। 8, -2 x एक्सिस पे 8 चलना है, ये है हमारा 8, और y एक्सिस पे -2 आपका ये है। तो ये दोनों लाइन आके जहाँ मिलेंगी यानी ये वाला पॉइंट, यही आपका 8, -2 है। तो 8, -2 और 3, 5 इसको ज्वाइन कर लेंगे ये इस तरह से। अच्छा, इस तरह से दोनों जो लाइन आप बनाए हो उसके यहाँ पर एरो लगा देना। तो एरो का मतलब है लाइन, और एरो नहीं है तो इसका मतलब वो लाइन सेगमेंट होता है। यानी अगर आपने सिंपल ऐसे बना दिया तो ये लाइन सेगमेंट है, इसकी प्रॉपर लेंथ है। और लाइन की जब बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, इधर दोनों साइड एरो लगती है। तो हमने बेसिकली ये लाइन ड्रॉ की है, तो इस तरह से दोनों एरो लगा देंगे। अब अगर दोनों लाइन के ऊपर दोनों लाइन की जो इक्वेशन है वो लिख दो तो और अच्छी बात है, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन भी एक चीज़ है। एक तो होता है सिंपल आंसर निकाल देना, कैसे भी करके आंसर निकाल दिया आपने, और एक होता है अच्छी तरह से प्रेजेंट करना, हर चीज़ आपने लिख कर दिखाई, समझा कर कि यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है। तो अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अब ये जो लाइन है 3, 5 और 10, 0 इसको कनेक्ट करने वाली, इसकी लाइन की इक्वेशन क्या थी? ये थी आपकी 5x + 7y = 50। इसको इसी लाइन पे हम सेट कर देंगे। ये इस तरह से हमने इस लाइन पे रख दिया। और 3, 5 और 10, -2 इसको कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन थी 7x + 5y = 46। इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब ये जो पॉइंट आपका है यही इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, दोनों लाइन यहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 3, 5 x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू 5 है। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जिसको हमने x माना था, ये बराबर होगा ₹3 के। इसी तरह कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जिसको हमने y माना था, ये होगा ₹5। तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, पीछे वाले ग्राफ में भी इसी तरह से आप कर लेना। चलिए मैं करा ही देता हूँ। असल में इसमें हुआ क्या था ना कि यहीं तक जब मैं पहुँचा था तो कुत्ता भौंकने लगा, तो उसी में जाना पड़ गया, तो इसीलिए ये पूरा नहीं हो पाया। यानी यहाँ पर भी आप इस तरह से एरो लगा देना, ठीक है। बीच में अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है तो चीज़ें ऐसे ही छूट जाती हैं। तो ये हमने दोनों लाइन की इक्वेशन लिख दी। लाइन के ऊपर या नीचे कहीं पर भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया।
क्लास 10 मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं उस वाली बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसमें आपको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। इस तरह के माइंड मैथ्स मिल जाएंगे। बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे सब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और सारे देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इस तरह से करके बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। अब लेटेस्ट सिलेबस के अंदर जैसा कहा गया है कि 40% कॉम्पिटेंसी और क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव केस बेस्ड क्वेश्चन, और फिर हर चैप्टर के एंड पे आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। तो आपको सबसे पहले ये तीनों रेशियोज निकालने हैं। निकालने के बाद आप ये बताओ कि जो नीचे इक्वेशंस दी हैं इनसे जो लाइन बनेगी वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी यानी एक दूसरे को कट करेंगी, या दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी यानी एक के ऊपर एक होंगी। अब ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, वहाँ समझ में आ जाएगा कि मान लो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब यहाँ पर A1 क्या है, देखो x का कोफिशिएंट आपका A होगा, y का कोफिशिएंट B होगा और कांस्टेंट वाला टर्म C होगा। पहली वाली इक्वेशन की बात कर लेंगे तो A1 B1 C1 होगा। दूसरी वाली इक्वेशन की बात कर लें तो A2 B2 C2 होगा। तो लाइन इंटरसेक्टिंग तब होंगी यानी एक दूसरे को कट तब करेंगी जब A1/A2 यानी पहली वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट अपॉन दूसरी वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट यानी x से पहले जो लिखा है ये बराबर नहीं होगा B1/B2 के। कोइंसिडेंट कब होगा, एक के ऊपर एक कब होगा, जब ये तीनों जो रेशियोज है आपस में इक्वल होंगे, और पैरेलल तब होगा जब A1/A2 और B1/B2 ये तो इक्वल होंगे लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं होंगे। तो ये कंडीशन याद होनी चाहिए। तीनों रेशियोज की आप वैल्यू निकालोगे और देख लोगे कौन किसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, और कौन सही है फिर होगा। तो पहला काम रेशियोज की वैल्यू निकालना, चलिए निकाल लेते हैं। A1/A2 क्या होगा, देखो पहली वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 5 है यानी A1 5 है, दूसरी वाली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट यानी A2 आपका 7 है। बस यही लिख दो 5/7। थोड़ी सी जगह छोड़ के यहीं पर आप लिख दोगे B1/B2। B1 आपका 4 है, B2 आपका 6 है, तो 4/6 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2 2 4, 2 3 6 यानी लोएस्ट फॉर्म में इसको ले आएंगे तो ये 2/3 हो गया। इसी तरह से C1/C2 आपका क्या हो जाएगा, C1 आपका 8 है और C2 विद साइन लेना है -9 यानी 8/-9। अच्छा, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं एक में अगर माइनस का साइन है तो माइनस साइन फ्रैक्शन से पहले आ जाएगा, यानी इसको इस तरह से हम लिखेंगे -8/9। तो अगर -8 होता तो भी हम इस तरह से माइनस को पहले ले आते हैं, -9 है तो भी हम इस तरह से माइनस पहले लाएंगे। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों माइनस है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर किसी एक जगह है तो फ्रैक्शन से पहले लगा लो। अब ये देखो तीनों रेशियोज की वैल्यू आ गई। अब देख लो, खुद ही देख सकते हो तीनों इक्वल नहीं है। अब लिखोगे हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है, A1/A2 ये बराबर नहीं है B1/B2 के। तो अभी मैंने आपको दिखाया था A1/A2 और B1/B2 ये अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, ये नॉट इक्वल है, तो फिर ऐसी कंडीशन को हम इंटरसेक्टिंग कहेंगे, यानी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। देयरफॉर द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पे। अब सेकंड वाला पार्ट इसी तरह से कर लेना है आपको। इसका A1/A2 का होगा, A1 आपका 9 है, A2 आपका 18 है, ये और रिड्यूस हो जाएगा, 9 × 9 9 2 18, तो ये 1/2 हो गया। B1/B2 आपका 3/6 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। और C1/C2 ये आपका 12/24, 12 2 24, ये भी फ्रैक्शन आपका रिड्यूस होके 1/2 आ जाएगा। तो तीनों रेशियोज बराबर हैं। ये कब होता है, जब लाइन कोइंसिडेंट हो, एक के ऊपर एक हो। तो आप लिखोगे हियर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। देयरफॉर द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसी मैं कर देता हूँ। A1/A2 आपका 6/2 होगा, 2 3 6, तो ये आपका 3 आ गया। B1/B2 देखो y का कोफिशिएंट क्या है, विद साइन -3, तो -3 अपॉन यहाँ y कोफिशिएंट क्या है, कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, तो ये -1 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। C1/C2 निकालोगे तो आपका 10/9 आ जाएगा। अब देख सकते हो A1/A2 आपका 3 है, B1/B2 आपका 3 है, C1/C2 आपका 10/9 है। तो A1/A2 और B1/B2 ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये C1/C2 के इक्वल नहीं है, यानी C1/C2 अलग आ रहा है। यही आप लिख दोगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 विच इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर अब ये कंडीशन किसकी है, पैरेलल की, कि A1/A2 और B1/B2 ये तो इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 के इक्वल ये दोनों नहीं है। देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल। तो ये थर्ड पार्ट हो गया, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, यानी ये जो रेशियोज इसको हम कंपेयर करें, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये रेशियो निकाल के आपको ये बताना है
कि जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सिंपल सा आप याद रखना, कंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइन या तो इंटरसेक्टिंग आ जाए, दूसरे को कट कर दें, या कोइंसिडेंट हो, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, तो कंसिस्टेंट होता है। अगर लाइंस पैरेलल आ गई तब आपकी इनकंसिस्टेंट होती है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, यानी हमको सेकंड वाले क्वेश्चन की तरीके से सारा काम करना है। बस अगर पैरेलल आ गई तो इनकंसिस्टेंट, इसके अलावा इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट आ गई तो कंसिस्टेंट होगा। तो चलिए कर लेते हैं। a1/a2 क्या आएगा, फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर ले तो a1 आपका 3 है, a2 आपका 2 है। x का कोफिशिएंट आपका a होगा, y का कोफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट टर्म आपका c होगा। लेकिन पहले आप एक चीज देखो, ये जो इक्वेशंस दी है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो कांस्टेंट वाला टर्म इक्वल के राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं हम। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। a1/a2 क्या होगा, a1 आपका 3 है, a2 आपका 2 है, 3/2 हो गया। b1/b2 आपका 2 देखो यहाँ पर b2 आपका -3 है, तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक जगह पर अगर हमारा माइनस का साइन है तो फ्रैक्शन से पहले आ जाएगा। ये आपको पहले ही देख लेना है, इसीलिए माइनस का साइन हमने ऐसे लगा दिया, -2/3। c1/c2 आपका हो जाएगा, -5 c1 है और -7 आपका c2 है, तो -5/-7, तो बेसिकली इसका माइनस हट जाएगा तो आपका ये 5/7 बचेगा। तो यहाँ कौन सी कंडीशन लग रही है, इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन लग रही है, क्योंकि a1/a2 और b1/b2 ये आपस में इक्वल नहीं है। तो आप लिखोगे हेयर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो अगर इंटरसेक्टिंग होता है तो इक्वेशन कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, 2x माइनस 3y और जो 8 उधर है इधर आकर -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन आपकी है 4x माइनस 6y और 9 इधर आ जाएगा तो -9 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब a1/a2 आपका 2/4 जो कि 1/2 आ जाएगा, b1/b2 -3/-6 हो जाएगा, माइनस से माइनस चला गया, 3 1 3 3 2 6, ये भी आपका 1/2 आ गया। और c1/c2 आपका -8/-9, तो माइनस माइनस चला जाएगा, बेसिकली ये सिर्फ 8/9 बचेगा। तो यहाँ देख सकते हो a1/a2 और b1/b2 ये तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों c1/c2 के इक्वल नहीं है। तुरंत आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये फिर पैरेलल है, कंडीशन एकदम याद होनी चाहिए, सोचना ना पड़े उसमें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a1/a2 और b1/b2 ये तो इक्वल है, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल है और लाइंस पैरेलल होगा तो कैसी होगी इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट होगी। बस यही याद रखना है कि पैरेलल केस में इनकंसिस्टेंट है, बाकी दोनों में कंसिस्टेंट, हेंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इससे पहली इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y और 7 उधर से आएगा तो ये -7 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y और 14 उधर से आएगा तो ये माइनस का 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब a1/a2, a1 क्या आपका 3/2, तो 3/2 और a2 आपका है 9, तो ये 9 आके कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये सारी चीज़ें जूनियर क्लास में आपने सीखी होगी। जैसे 3/2 है ना, ये पूरा है a1 अपॉन 9, तो ये जो 2 है डिनोमिनेटर का है, तो डिनोमिनेटर में आके डिनोमिनेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत से लोग को नहीं याद होती। तो अगर a1 आपका फ्रैक्शन वाले फॉर्म में है तो फ्रैक्शन पूरा लिख देना, फिर जो a2 है वो a1 के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, तो ये बेसिकली 1/6 हो गया। b1/b2 5/3, यहाँ b2 क्या है -10, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 से। अब 5 1 5, 5 2 10, तो बेसिकली ये -1/2 3 6 आ जाएगा। c1/c2, c1 आपका -7 है, c2 आपका -14 है, तो -7/-14, माइनस से माइनस चला गया तो ये आपका 1/2 बचा। अब यहाँ देख सकते हो तीनों आपस में इक्वल नहीं है, बेसिकली हमारा a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल नहीं है, क्योंकि साइन अलग आ रहा है। 1/6 ये भी है, लेकिन यहाँ b1/b2 में -1/6 है, तो इक्वल तो नहीं है। और ये दोनों इक्वल नहीं होते तो लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। ये आप लिख दोगे, पहले आप बता दो यहाँ क्या हो रहा है। हियर a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब फोर्थ वाला पार्ट देख लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इक्वेशन को आपको लिख लेना है। a1/a2 आपका -1/2 आएगा, b1/b2 भी आपका -1/2 आएगा और c1/c2 भी आपका -1/2 आएगा। हियर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल कब होते हैं, जब लाइन कोइंसिडेंट हो, एक के ऊपर एक हो। तो लाइंस कोइंसिडेंट है तो इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं इसका। पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। a1/a2 आपका आएगा 4/3 और a2 आपका देखो 2 है, तो ये 2 आके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, तो ये 2/3 आ गया।
b1/b2 भी आपका 2/3 आएगा। c1/c2 आपका -8/-12। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस चला गया, 4 2s are 8, 4 3s are 12, तो 2/3 आ गया। तीनों इक्वल आ गया, तो ये तीनों इक्वल हैं। देयरफॉर अभी इससे पहले वाले में भी यही आया था। देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी। तो ये 5th वाला पार्ट होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कौन से पेयर लीनियर इक्वेशन के कंसिस्टेंट है, कौन से नहीं है, एक तो आपको ये बताना है। अगर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफ बना के इसके सोल्यूशन निकालो। भाई सीधी सी बात है, अगर इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होगी तभी तो सोल्यूशन निकलेगा। भाई सोल्यूशन का मतलब क्या है? एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। या ग्राफ के हिसाब से बात करें तो ऐसा पॉइंट हमको मिल जाए ग्राफ पे जो कि दोनों लाइन पे आता हो। तो वो कैसे हो सकता है? एक तो आपके इंटरसेक्शन वाले केस में होगा, जैसे मान लो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो उस केस में आपको ये जो पॉइंट मिलेगा ये दोनों लाइन पे होगा। यानी ये वाली लाइन पे भी ये पॉइंट है और ये वाली जो लाइन है इस पे भी ये पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट दोनों लाइन के हमको मिल गया, वही सोल्यूशन होता है। या फिर लाइन आपकी कैसी हो? कोइंसिडेंट हो, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो आपकी। तो एक लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे दूसरे लाइन पे होंगे, क्योंकि दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, तो सारे पॉइंट दोनों के एक के ऊपर एक होंगे, यानी कॉमन होंगे। तो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट होती हैं, तभी इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होती है। और इनकंसिस्टेंट के केस में क्या होता है कि लाइन हमारी पैरेलल होती है। अब पैरेलल लाइन है तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना टच कर रही हैं ना कट कर रही हैं, दोनों में अलग अलग पॉइंट होंगे, तो इनके कोई भी सोल्यूशन नहीं होंगे। तो सोल्यूशन हम तभी निकाल पाएंगे जब इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होगी, यानी लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी, एक के ऊपर एक होगी। तो चलिए ये चीज़ कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर लें, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे, x + y - 5 = 0। देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन उस केस में जब c की वैल्यू रखोगे तो सही वैल्यू आप पुट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर लोग c की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं। 5 नहीं होगी, -5 होगी। तो इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। और दूसरी हमारी है 2x + 2y - 10 = 0। अब रेशियोज निकाल लो, a1/a2 क्या हो जाएगा? 1/2। b1/b2 भी आपका 1/2 और c1/c2 क्या होगा? -5/-10। तो माइनस से माइनस चला गया, 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों रेशियोज इक्वल हैं, और रेशियोज इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट होती है, एक के ऊपर एक होती है। देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इसीलिए इक्वेशन कैसी होगी? कंसिस्टेंट होगी। अच्छा, यहाँ पर जो इक्वेशन है ना, इनका नाम दे देना। कहने का मतलब ये है कि आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 सोल्यूशंस चाहिए होंगे दोनों इक्वेशंस के, तो आप लिखोगे 2 सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर, क्या करेंगे हम? टेबल बनाएंगे। यहाँ पर x लिखेंगे। अब y की वैल्यू निकालो, जो हमारी ये पहली इक्वेशन थी, इससे यहाँ से y क्या आ जाएगा? x उधर चला जाएगा तो 5 - x आ जाएगा, y = 5 - x। अब x की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, फिर इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू चलो पहली बार हम 0 रख देते हैं, तो यहाँ पर y = 5 - x, यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। तो y हमारा 5 आ गया। अब एक बार चलो हम यहाँ पर 4 रख देते हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 - 4 आपका 1 आ जाएगी। यानी अपने से कुछ भी मान सकते हो। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि एक बार x की वैल्यू 0 रख देते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 रख देते हैं, क्योंकि एक वैल्यू अपने से हमको रखनी है, दूसरी जो वैल्यू है वो इक्वेशन से निकल आएगी। x की वैल्यू अपने से मानोगे, इक्वेशन में पुट करोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, इक्वेशन में पुट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। किसी एक को अपने से मानना है, दूसरा अपने आप इक्वेशन से निकलेगा। तो वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, बस एक बात का हमको ध्यान रखना पड़ता है कि x और y की वैल्यू में कोई भी फ्रैक्शन ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन को प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दूसरा टेबल बनाएंगे दूसरी इक्वेशन के लिए, यहाँ पर x लिखेंगे, y के रिलेशन निकाल लेंगे। ये वाली इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करो तो 2y आपका 10 और 2x उधर जाके -2x हो जाएगा, ये 2 जाके इधर डिवाइड होगा तो यहाँ आ जाएगा। तो y = 10 - 2x/2। अब यहाँ पर x की वैल्यू चलो 2 रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो अपने से। तो y वाली रिलेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर दो, 2 2 = 4, 10 - 4 आपका 6 होगा, 6/2 आपका 3 आ गया। एक बार चलो 5 रख देते हैं, तो 2 5 = 10, 10 - 10 आपका 0 होता है, तो ये y आपका 0 आ गया। बस x की वैल्यू अपने मानना है, और नीचे जो y का रिलेशन दिया है उसके अंदर x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू आ गई। अब दोनों इक्वेशन के 2 पॉइंट्स हमको मिल गए हैं, इसकी मदद से हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन के लिए जो हमारे पॉइंट्स आए थे वो कौन कौन से आए थे? 0, 5 और 4, 1, ये 2 कोऑर्डिनेट्स आए थे। तो 0, 5 x पे 0 चलना है, y पे 5 चलना है, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया।
ये हमारा 0,5 है, और 4,1 x पे 4 चलना है, y पे 1 चलना है, तो ये हमारा मिल गया 4,1। अब इन दोनों पॉइंट को हमको ज्वाइन कर देना है। दूसरी इक्वेशन से कोऑर्डिनेट क्या आए थे, 2,3 आया था और एक 5,0 आया था। तो 2,3 x पे 2 चलो और y पे 3, ये पॉइंट हमारा मिल गया 2,3 और 5,0, यानी x पे 5 चलो y पे कुछ ना चलो, ये मिल गया हमारा 5,0। अब देख रहे हो जो पहली अभी लाइन हमने बनाई थी उसी के ऊपर ये दोनों पॉइंट आए, 2,3 और 5,0, ये किस में आए, यही लाइन जो हमने ड्रॉ की है। इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन मिलेगी वो पहली वाली इक्वेशन से बनने वाली लाइन के ठीक ऊपर ही होगी, यानी दोनों लाइन कैसी हैं, कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है। तो ऐसे केस में आपको 2 बार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ड्रॉ करोगे तो वो दिखेगी एक ही। बस इसी लाइन पे आपको एक तरफ एक इक्वेशन लिख देनी है, दूसरी तरफ दूसरी इक्वेशन लिख देनी है, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ दोनों लाइन एक के ऊपर एक ही हैं। देखने से हमको आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन दोनों लाइन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप लाइन की इक्वेशन लिख दो, x प्लस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को लाइन पे सेट कर देंगे। तो इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि इक्वेशन हम यहाँ पर लिख के दिखा सकें। तो एक इक्वेशन हम यहाँ पर सेट कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन को यहाँ पर, ये हमने सेट कर दिया। अब इसके सोल्यूशन हमको बताने थे ग्राफ बना के, तो सोल्यूशन क्या होगा, देखो लाइंस अगर कोइंसिडेंट होती हैं, एक के ऊपर एक होती हैं, तो एक लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे दूसरे लाइन पे भी वही पॉइंट होंगे, यानी ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हमको मिल जाएंगे। तो बस यही आंसर है, लाइंस अगर कोइंसिडेंट है तो सोल्यूशन आपके इनफाइनाइट होते हैं। अब इस ग्राफ के नीचे आप लिख दोगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। अब ये चीज़ हम डायरेक्टली यहाँ से भी बता सकते थे, क्योंकि लाइंस हमारी कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है। तो अगर लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आते हैं। कोई स्पेसिफिक एक सोल्यूशन नहीं होता है कि एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अब वो ग्राफ बनाना था तो इसलिए हमने बना दिया। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब रेशियोज़ निकाल लेते हैं। a1/a2 1/3 आएगा, b1/b2 -1 अपॉन -3, तो ये माइनस माइनस चला गया तो 1/3 बचा। c1/c2 आपका -8/-16 आएगा, माइनस से माइनस चला गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। हियर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल की कंडीशन होती है। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, हेंस द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट केस में हम ग्राफ प्लॉट कर ही नहीं सकते, कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। रेशियोज़ निकाल लेते हैं। a1/a2 आपका 1/2 आएगा, b1/b2 आपका -1/2 आएगा, c1/c2 -6 अपॉन -4, माइनस माइनस चला गया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3/2 आ गया। अब यहाँ से देख सकते हो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ऐसा कब होता है, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं। देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ये कह सकते हैं किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग है तो इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट हो गई तो फिर हमको ग्राफ प्लॉट करके सोल्यूशन निकालना है। उसके लिए दोनों इक्वेशन के दो सोल्यूशंस हम निकालेंगे। 2 सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर, यहाँ पर x लिख देंगे। अब पहली वाली इक्वेशन को थोड़ा सा आप सॉल्व करो तो y की वैल्यू यहाँ से देखो 6 उधर चला जाएगा, 6 - 2x आ जाएगा, तो y = 6 - 2x आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ से अपने से कुछ भी मान सकते हैं, 0 रख देते हैं चलो, तो y हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 3 रख दें, 2 3 ज़ा 6, 6 - 6 आपका ये 0 आ जाएगा। अपने से कुछ भी मान सकते हैं, तो जो मर्जी है हमने रख दिया। इसी तरह दूसरी वाली इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे, तो यहाँ हमने x लिख दिया। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लो, यानी रिलेशन बना लो। तो देखो ये माइनस का 2y राइट साइड चला जाएगा तो 4x - x हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि 4x - 4 = 2y हो गया। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो y = 2x - 2 आ जाएगा, तो ये 2x - 2 आ गया। अब x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो देख रहे हो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 रख दें या चलो 3 रख देते हैं, अपनी मर्जी कुछ भी रख सकते हैं, तो 3 2 6 - 2 आपका ये 4 आ जाएगा। x की वैल्यू हम 0 भी रख सकते थे, तो y की वैल्यू उस केस में क्या आती, -2 आती। अब मुझे लगा कि चलो निगेटिव साइड नहीं जाते हैं, वैल्यूज़ को पॉजिटिव ही रखते हैं, तो इस तरह से मैंने मान लिया। आप निगेटिव मान सकते हो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इससे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब पहली वाली इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट थे वो 0,6 और 3,0 आ रहे थे। x पे 0 चलना है, y पे 6 चलना है, ये हमारा आ गया 0,6। 3,0 x पे 3 चलो, y पे बिल्कुल ना चलो, ये आ गया हमारा 3,0। दूसरी वाली इक्वेशन से 1,0 और 3,4 आया है। x पे 1 चलना है, y पे बिल्कुल नहीं चलना है, ये आ गया हमारा 1,0। x पे 3, y पे 4, ये आ गया हमारा 3,4।
तो पहली वाली इक्वेशन के जो दोनों पॉइंट्स हैं उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इसी तरह से इन दोनों को भी कनेक्ट कर देंगे। अब देखो दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पर कट कर रही हैं, तो आपको दिखेगा ये वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ दोनों कट कर रही हैं। तो ये पॉइंट कौन सा है? नीचे की तरफ देखोगे x की वैल्यू मिल जाएगी 2 है, इधर साइड देखोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ये भी 2 है, यानी ये जो पॉइंट है वो आपका है 2,2। तो 2,2 यही हमारा सोल्यूशन है। अब यहाँ पर आप लिखोगे सोल्यूशन आर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। तो ये सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। तो ये थर्ड वाला पार्ट हमारा हो गया। अब फोर्थ वाला पार्ट कर लेते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। दूसरी है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। रेशियोज निकाल लेते हैं। a1/a2 आपका 1/2 आएगा, b1/b2 आपका ये भी 1/2 आ रहा है, और c1/c2 ये आपका 2/5 आएगा। यहाँ से आप देख सकते हो a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर ये दोनों नहीं है। ये किसकी कंडीशन है? पैरेलल की। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, हेंस द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आ गई, इसीलिए हमको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंट के केस में ही ग्राफ बनाना था हमको। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर के हाफ क्या होगा? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब उस रेक्टेंगुलर गार्डन की आपको लेंथ और विड्थ नहीं दी है, लेकिन उनके बीच का रिलेशन दिया है कि जो लेंथ है ना वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, इज 36 मीटर। ये 36 मीटर किसकी वैल्यू दी है? जिसकी बात स्टार्टिंग में कर रहा था कि हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ करें तो उसकी वैल्यू आपकी 36 आएगी। किसकी? रेक्टेंगुलर गार्डन की, और रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और विड्थ का ये रिलेशन दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो गार्डन के डायमेंशंस आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ और विड्थ को x और y मान लेंगे, क्योंकि वैल्यू तो दी नहीं है, ताकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकें। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी x मीटर एंड द विड्थ ऑफ गार्डन बी y मीटर। अब इक्वेशन बनाओ। तो यहाँ कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b। यहाँ पर लेंथ को हमने x माना है, तो x, और ब्रेथ को यानी विड्थ हमको दी है उसको y माना है, तो l और b ना रख के x और y रखेंगे, जो हमने माना है वही रखेंगे। इसका हाफ करना है तो चलो भैया इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये आपको दिया हुआ है 36 मीटर। अब यहाँ से 2 और ये 2 चला गया, तो रिलेशन आपका क्या बना? x + y इक्वल टू 36। ये आपकी फर्स्ट रिलेशन है, यानी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी? हमको लेंथ और विड्थ का रिलेशन दिया है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो लेंथ क्या है? हमारी x है, ये विड्थ से जो कि y है 4 ज़्यादा है, तो विड्थ में 4 ऐड कर दोगे तो हमको लेंथ मिल जाएगी। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन के 2-2 सोल्यूशन निकालेंगे और फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिर वहाँ से सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो अब लिखोगे 2 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर। टेबल बना लो, यहाँ पर x रख देंगे। अब पहली वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो। y क्या होगा? 36 माइनस x, तो y इक्वल 36 माइनस x। अब यहाँ पर x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, चलो हम यहाँ पर 12 रख देते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 36 माइनस 12 का 24 होता है। अब x की एक वैल्यू हम चलो 16 रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 36 माइनस 16 आपका 20 होता है। यहाँ हम x लिखेंगे और सेकंड वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकालो। 4 उधर चला जाएगा तो y इक्वल x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू हम चलो 4 रख देते हैं, तो y आपका 0 आ जाएगा, और 16 रख देंगे तो 16 माइनस 4 आपका 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है ना वो बहुत सोच समझ के मैंने रखी है, यानी आप यहाँ देखो 12 रखा ना मैंने, तो 11 भी रख सकता था, 13 भी रख सकता था, यानी ठीक है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैंने ध्यान में रख के ये वैल्यूज़ रखी है। क्या चीज़ ध्यान में रखी है? यहाँ आप देखोगे x और y की जो भी वैल्यू है वो 4 का मल्टीपल है, यानी वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 12 हो गया, 16 हो गया, 24, 20, 4, 16, 0, 12, दोनों ही टेबल के अंदर x और y की जो भी वैल्यू है 4 से डिवाइड होगी। ऐसा क्यों कि आपको मालूम? देखो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो वहाँ पर जो हम नंबर्स शो करते हैं, आपने पढ़ा होगा, ज़रूरी नहीं कि 1, 2, 3 इसी ऑर्डर में रखें, लेकिन जो भी नंबर आप सेट करोगे वो एक प्रॉपर मल्टीपल के फॉर्म में होगा। कहने का मतलब ये है, आपको मैं बना कर दिखाऊं, जैसे ये आपने बनाया। चलो हम x एक्सिस की ही सिर्फ बात करते हैं, तो ये पॉइंट आपका क्या होता है? 0 होता है। आप यहाँ 1 रखते हो, 2, 3, 4 इस तरह चलते हैं ना, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 1, 2, 3, 4 इसी के फॉर्म में रखें, हम किसी और के भी मल्टीपल के फॉर्म में रख सकते हैं। यानी हमारा ये 0 है, 2 रख दिया, 4 रख दिया, यानी 2, 2 के गैप पे हम नंबरिंग लिख रहे हैं। 6, 8 इस तरह भी हम लिख सकते हैं। बस इनके बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए, जो कि ग्राफ पेपर पे आपके बॉक्सेस दिए होते हैं तो वो इक्वल ही लेंथ के होते हैं, और नंबर के बीच में इक्वल गैप हो, यानी 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, यानी बीच में गैप 2 ही 2 का है। तो यहाँ पर इन जनरल कैसे लिखा जाता है कि 1 के मल्टीपल के फॉर्म में, लेकिन यहाँ वैल्यूज देखो कितनी बड़ी है। अब 16 तक आपको प्लॉट करना है, 1, 2, 3 पूरा 16 तक लिखो,
तो इसके बजाय हम 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे 4 के मल्टीपल हैं, तो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में ही क्यों लिखे, 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख देंगे। यानी यह 4 हो गया, 8 हो गया, 12, 16, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हम जो ग्राफ बनाते हैं, जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, वो जिस भी नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में होंगी उसी के फॉर्म में हम लिख देंगे। ज़रूरी नहीं कि अब यहाँ पर हम 1, 2, 3 पूरा लिख के दिखाएं। हम एक एक बॉक्स के गैप पे अलग अलग नंबर पुट कर सकते हैं, बस वो सेम नंबर के मल्टीपल होने चाहिए। इससे हमारा ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनता। अब ये तो वैल्यू फिर भी छोटी है। अगर मान लो 300, 400 मीटर दिया होता तो क्या 1, 2, 3 पूरा 300 तक लिखते? फिर आपको ऐसे ही सेट करना पड़ता कि मान लो 50-50 के गैप पे लिख देते, 0, 50, 100, 150 इस तरह लिख सकते थे, या 100 के गैप पे, या जो भी होता उसी हिसाब से लिखते। तो यहाँ पर मैंने इसी हिसाब से सेटिंग की है कि सारे 4 के मल्टीपल आ जाएं और हम ग्राफ पे 4 के गैप पे नंबर्स लिख दें। अब आप कहोगे अगर सेटिंग ना हुई तो भाई क्वेश्चन बनाया ही ऐसे जाता है कि ये चीज़ सेट हो जाए। बस आपको सोचना है कैसे इसको सेट करना है, कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारा इस तरह से सेटिंग बन जाए। अच्छा, ये वाली इक्वेशन अगर y+4 की जगह y+ अगर 3 होता या y+5 होता, यानी y+4 ना होता, +4 ना होता, तो फिर सेटिंग मुश्किल हो जाती। फिर आपको 1, 2, 3 पूरा लिख के दिखाना पड़ता। और सोचो 36 तक अगर आपको दिखाना होता तो कैसे दिखाते? नहीं दिखा सकते थे। यानी 16 भी दिखाना मुश्किल हो जाता, ग्राफ छोटा पड़ने लगता है। इसी तरह से देखो यहाँ पर वैल्यू जो मैंने 12 और 16 मानी है, x को मैं 0 रख सकता था तो y आपका 36 आ जाता, x को 36 मानता तो y 0 आ जाता। इस तरह भी रखा जा सकता है, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा ना बने, छोटे में ही हो जाए, तो इस तरह से मैंने कर दिया। यानी आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि देखो कई चीज़ें की जा सकती, लेकिन क्वेश्चन में हम कैसे चीज़ों को आसान बनाते हैं वो भी हमको आना चाहिए। तो चलिए इन वैल्यूज़ को हम प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा तो 0 हो गया, ये 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, बस इतना ही रखते हैं। इसी तरह यहाँ वाई एक्सेस पे भी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, फिर निगेटिव साइड में भी हम -4 उसी के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे, -8, यहाँ भी -4, -8, क्योंकि निगेटिव में कोई नंबर हमारा आ नहीं रहा है, इसलिए बहुत बड़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब वैल्यूज़ हमारी क्या थी? 12, 24 और 16, 20। तो 12 हमारा ये रहा और y एक्सिस पे 24 ये रहा, ये पॉइंट हमारा मिल गया। 16, 20 तो 16 ये और 20 ये। अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन हमको मिल जाएगी, ये हमारी लाइन बन गई। दूसरा पॉइंट था 4, 0 और 16, 12। तो x पे 4 चलना है, y पे 0 चलना है, ये हमारा पॉइंट है 4, 0 और 16, 12 हमारा ये है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारी लाइन बन गई। इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं ताकि साफ साफ दिख सके। 16, ये 20 है। अब दोनों लाइन की इक्वेशन लिख देनी है। ये सारी चीज़ें आपको भूलना नहीं है कि जब लाइन ड्रॉ करोगे दोनों साइड एरो लगाना है, सिंपल ऐसे ना बना देना, क्योंकि लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये लाइन इस तरह बनेगी, फिर लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है, कौन सी लाइन किसकी है, कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज़ें। तो पहली इक्वेशन थी x + y -36 = 0, और ये इस लाइन पे लाके सेट कर देंगे हम। इसको उठा के इस वाली लाइन पे हम रख देंगे इस तरह से। अब देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट है, तो इसकी x की वैल्यू कहाँ मिलेगी, नीचे 20, और इधर इसकी y की वैल्यू मिलेगी, यानी ये आपका 20, 16 है। तो आप यहाँ लिख देना ये 20, 16 है। तो x की वैल्यू 20 आ गई, y हमारा 16 है, x क्या था, लेंथ था, और 16 हमारी यानी y हमारी विड्थ थी, तो 16 आ गई। अब आप लिखोगे इस ग्राफ को बनाने के बाद लेंथ इक्वल x इक्वल 20 मीटर, विड्थ को हमने क्या माना था, y माना था, जो कि आ रहा है 16 मीटर। और एक आधे स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हो तो ऐसे यहाँ लिख देना पहले फ्रॉम द ग्राफ। ये चीज़ हम कैसे कह रहे हैं, ग्राफ से, ग्राफ देख के हमारी लेंथ और विड्थ की ये वैल्यूज आई। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। एक लीनियर इक्वेशन आपको दी है, एक और ऐसी ही यानी 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन आपको लिखनी है कि जब उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो फर्स्ट वाले में कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी एक इक्वेशन आपकी मान लो ये है, दूसरी इक्वेशन इस तरह से बनाओ कि उससे जब हम लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन इंटरसेक्ट करे। पहले वाले पार्ट में ये कह रहा है। ग्राफ आपको यहाँ बनाना नहीं है, बस डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन होती है उसको अप्लाई करके, यानी उसको यूज करके। क्या होती है, a1/a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। अब आप अपने से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, बस यही ध्यान रखना कि a1/a2 और b1/b2 इसका रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारी ये 2x + 3y - 8 = 0 है, अब दूसरी अपनी मान से कुछ भी बना सकते हैं हम, बस रेशियो ये बराबर नहीं आना चाहिए।
तो x का कोफिशिएंट चलो हम 3 मान लेते हैं, इसको 3x हम कर लेते हैं, प्लस 5y कर सकते हैं, -8, या अपने से हमने मान लिया, -8 कर दो या -7 कर दो, 6 कर दो, कुछ भी कर लो। बस ये ध्यान रखना कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ चेक कर सकते हो, a1/a2 क्या होगा 2/3 और b1/b2 3/5, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। बस ये आपका हो गया आंसर। तो ज़्यादा आपको इसमें सोचना नहीं है, बस रिलेशन ध्यान रखना है। अब इसमें एक काम आप ऐसे कर सकते हो कि x का कोफिशिएंट अपने से कुछ भी रख लो। चलो हम यहाँ दूसरी इक्वेशन जो हमको बनानी है उसमें हम 4x कर लेते हैं, प्लस अब देखो a1/a2 क्या होगा 2/4, जो कि आपका होता है 1/2। अब 3 ऐसा क्या रखें कि 1/2 आ जाए। आप कहोगे 6 रख दें, यानी यहाँ पर 6y अगर हम कर दें तो ये 1/2 आ जाएगा। इस केस में a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गए, यानी x का कोफिशिएंट अपने हिसाब से हमने रख दिया, तो सिर्फ y का कोफिशिएंट एक ही ऐसी वैल्यू होगी जहां पर ये रिलेशन इक्वल होगा। अब इस 6 के अलावा कोई और वैल्यू रख दो तो a1/a2 और b1/b2 कभी भी बराबर नहीं होंगे। यानी अपने से इक्वेशन सोच के बनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होगी जिसपे ये रेशियो बराबर होगा, इसके अलावा नहीं बराबर होगा। अगर x अपने से कुछ भी आपने मान लिया तो इतनी कहानी आप नहीं समझ पा रहे हो, फिर भी नहीं बना पा रहे हो, तो आपको इससे भी आसान तरीका बता देता हूं जिसमें कुछ सोचना नहीं है। आप क्या करो, ये जो इक्वेशन आपको दी है, इसी तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पर जो भी इक्वेशन दी है उसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दुनिया का कोई सा भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलो हम इसके x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4x, प्लस अब y के कोफिशिएंट को 2 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। -2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्लस के 2 से नहीं, क्योंकि प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 2 2 4 आ गया। प्लस के 2 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो बराबर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था 2 3 6 आ जाएगा, तो वो a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाएगा। तो चलो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9y हो गया, माइनस अब इस 8 को ऐसे ही रहने दे सकते हो या कुछ और बदल लो, चलो 7 कर लेते हैं =0, तो ये बन गया। बस मैंने आपको क्या बताया, a1/a2 और b1/b2 ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो x के कोफिशिएंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो और y कोफिशिएंट को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, और ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है आपका, इसको यही रहने दे सकते हो या कुछ और भी रख सकते हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में आप इस तरह से कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट आप इस तरह आंसर लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो गया। ये अगर थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप प्रेजेंट करोगे। बेसिकली फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 की, ये कंडीशन होती है। देयरफॉर वन पॉसिबल इक्वेशन इज, यानी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी आंसर पॉसिबल है उनमें से कोई एक ही हम आंसर लिखेंगे, एक ही हमको इक्वेशन लिखनी है। तो वन पॉसिबल इक्वेशन इन, उनमें से एक पॉसिबल इक्वेशन क्या होगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो जैसे मैंने बताया था, x के कोफिशिएंट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चलो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4x हो गया, प्लस y के कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 9y हो गया, -7 =0, ये बन गया आपका। अब दूसरा पार्ट है पैरेलल लाइंस। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, तो x और y के कोफिशिएंट को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देयरफॉर वन पॉसिबल इक्वेशन इज, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x और y दोनों को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी उनके कोफिशिएंट को, तभी a1/a2 और b1/b2 इक्वल आएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6 हो गया, 6x हो गया, प्लस 3 3 9y हो गया। अब इस कांस्टेंट वाले टर्म को उस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है जिससे x और y दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया गया है। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिलेशन इक्वल आ जाता है, ये तो आप समझ ही गए होगे अभी तक। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो रिलेशन इक्वल नहीं आएगा, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेशन इक्वल आएगा। रिलेशन हमको यहाँ पर c1/c2 का इक्वल नहीं चाहिए इनके, तो 3 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अलावा किसी भी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही भी रख सकते हो या इसके अलावा और कुछ भी रख सकते हो, यानी 24 हम नहीं रखेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी रख दो। चलो हम -17 कर सकते हैं, प्लस का 17 कर दो, कुछ भी साइन भी चेंज कर सकते हो, =0। अब थर्ड वाला है कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें ये तीनों रिलेशन आपके इक्वल होते हैं, तो तीनों रिलेशन इक्वल चाहिए, इसका मतलब जो इक्वेशन हमको दी है उसमें x और y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाला टर्म, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 3 से, फ्रैक्शन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन सभी को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4x प्लस 2 3 6y माइनस 2 8 16 =0। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। तो आपको इक्वेशंस दी हुई है 2 ठो, इनकी मदद से आपको ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेयर द ट्राइंगुलर रीजन। तो आप इन दोनों लाइन को जब ड्रॉ करोगे
तो आप ये देखोगे कि ये जो लाइन है और एक्स एक्सिस, इनको मिला के एक ट्राइंगल बनना है। यानी जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है तो लाइन एक तरह इस तरह से ड्रॉ होगी, दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ट्राइंगल बनना है, तो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी ये जो कोने हैं इसके कोऑर्डिनेट बताओ कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, और फिर इसके बीच का जो रीजन है इसको शेड भी करना है। तो ये काम आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस निकाल लेंगे जैसा कि हमेशा हम करते आ रहे हैं। फिर उन पॉइंट्स की मदद से दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर। अब दो बॉक्स बना देंगे। पहली वाली इक्वेशन के लिए ये हमारा x हो गया। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, y उधर आ जाएगा तो ये x+1 बचेगा, यानी y इक्वल x+1 आ गया। अब x की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रख देते हैं, y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए ये x हो गया। अब दूसरी वाली इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लो, y की वैल्यू निकाल लो। तो 2y हमारा ऐसे रहेगा, 3x को उधर भेज दें और -12 को उधर भेज देंगे तो -12 + 12 बन जाएगा। 3x आपका -3x बन जाएगा। फिर ये जो 2 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो रिलेशन आपका बनेगा 12 - 3x अपॉन 2। x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो y हमारा 6 आएगा, और अगर x की वैल्यू हम 4 रख दें तो 3 4 12, 12 - 12 आपका 0 आ जाएगा। या इसके अलावा और कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, उसी हिसाब से y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन से जो पॉइंट्स हमारे निकल कर आए थे वो 0,1 और 2,3 है। तो पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। x पे आपको 0 चलना है, y पे आपको 1 चलना है, तो ये आ गया हमारा 0,1 और 2,3। x पे 2 चलो, y पे 3 चलो, तो ये 2,3 है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो, ये हमारी लाइन बन गई। और दूसरी इक्वेशन से जो पॉइंट्स आए थे वो 0,6 और 4,0 है। x पे 0 चलना है, y पे 6 चलना है, ये आ गया 0,6। x पे 4 चलना है, y पे बिल्कुल नहीं चलना, तो ये आ गया आपका 4,0। अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं, दोनों लाइन की इक्वेशंस लिख देते हैं और इस इक्वेशन को इस लाइन पे हम इस तरह से रख देंगे और दूसरी वाली इक्वेशन को इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, जगह कम है, और ये हमने सेट कर दिया। तो दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर दी, दोनों लाइन की इक्वेशन लिख दी। अब आपको ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं, ये देखो आप, इस तरह से एक ट्राइंगल बनना है। तो उस ट्राइंगल के जो भी वर्टिसेस आ रहे हैं उनको आपको बताना है। पहले इस ट्राइंगल का कुछ नाम दे देते हैं। ये वाला पॉइंट आपका A हो गया, ये आपका B है और ये C है। तो A और C तो हमको पता है, A आपका क्या है 2,3 और C वाला जो पॉइंट है 4,0। बस ये B वाला पॉइंट हमको नहीं पता, ये वाला कौन सा पॉइंट है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो अगर जगह ना हो तो ऐसे एरो लगा के आप लिख सकते हो। x में किधर है ये -1 और y में तो कुछ चला ही नहीं, 0। अच्छा, एक ट्राइंगल आपका ये भी बनना है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि वो वाला ट्राइंगल बनाओ, यानी उसके बारे में बताओ जो x एक्सिस से बनना हो। तो ये जो ट्राइंगल आपका है वो y एक्सिस से बनना है, तो ये वाला नहीं लेंगे हम। नीचे जो हमारी x एक्सिस और इन दोनों लाइन से मिलकर जो ट्राइंगल बनेगा उसके बारे में हमको बताना है। अब आप लिखोगे इस ग्राफ बनाने के बाद, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड आर क्या क्या होंगे। A वाला है हमारा 2,3, B है हमारा -1,0 एंड C है 4,0। तो ये इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए कि वर्टिसेस कहाँ कहाँ पर हैं, किस पोजीशन पे है। अच्छा, इस ट्राइंगल को हमको शेड भी करना है, तो पहले काम करते हैं, ये जो है हमारा जो बीच में लिखा है इसको थोड़ा सा किनारे ले आते हैं। ये हमारा 0,1 है, ऐसे छोटे से एरो लगा के दिखा भी सकते हो। अब ये जो ABC हमारा पूरा ट्राइंगल बनना है उसको शेड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको पेंसिल से शेड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया और इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, इसके सोल्यूशन की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करके इसे पढ़ भी सकते हो। और PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे आपको डाउनलोड का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 10 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हो। क्लास 10 के लिए स्टडी मटेरियल जैसा नोट्स हो गया, एक्सरसाइज का सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। उसके नीचे आपको क्लास 10 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और नीचे आओगे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।